आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और रोज़ एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगा रहे होंगे। तो आज हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 38 करेंगे। आप देखेंगे कि हम एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें और वही अप्रोच आपको भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। आपको अभी से ही टारगेट करना होगा कि किसी क्वेश्चन को हम कैसे पढ़ें, कैसे समझें, कैसे इसमें कैलकुलेशन कम से कम करें और कम से कम समय में कैसे हम सही आंसर तक पहुंचें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट में ज़रूर बताएंगे और ये सोच के बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपके पेपर जब आप दे रहे होंगे उस टाइम में ये क्वेश्चन आपके सामने होगा। तो अभी से ही वैसा प्रैक्टिस करिए। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं रितेश झा मैथ्स चैनल पे। अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है। आप बोलेंगे सर पहला क्वेश्चन इतना आसान। अरे आप जब कभी किसी से मिलने जाते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, फिर धीरे धीरे आप बोलते हैं, फिर नाम लेते हैं, फिर तुम पे आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या बोलते हैं। उसी तरह क्वेश्चन का लेवल भी होगा। अभी तक आपको बता देना चाहिए इसका कौन सा आंसर सही होगा, नहीं बताएं ना। आप लोग भी कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे सर देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। देख रहे हैं 5 जगह पे 7 है, 7 को 5 बार गुना करेंगे, दशमलव से 0 हटा देंगे, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, तो नीचे 5 जीरो आ जाएगा। पूरा गुना कर लेंगे, उसके बाद 1 पे 5 जीरो है तो भाग देंगे। ऐसे ही सोचेंगे। हम बोलेंगे उतना क्यों सोचना, एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम की तरह से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन में देखिए हर एक जगह पे 16,807 है। बस मामला जो हमारा फंस रहा है कहाँ पे, दशमलव का खेला है। अगर दशमलव हमें ये पता चला जाए कि दशमलव के बाद कितना डिजिट होगा तो हमारा आसान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलेंगे ठीक है सर। हम बोलेंगे देखो एक ये दशमलव है, यहाँ हटाएंगे तो नीचे 10 होगा, इससे ये कट गया। अब दशमलव तो हटेगा नहीं या दशमलव जुटेगा नहीं। अब देखेंगे दशमलव का 2 जीरो यहाँ पे, दशमलव का 3 जीरो है। टोटल कितना है दशमलव के बाद? तो 5 है। तो जो आंसर आएगा उसमें दशमलव का 5 डिजिट होना चाहिए। पहले ऑप्शन में दशमलव का 4 है। ये देखने से ही बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 1 7 डिजिट है, हमें तो चाहिए दशमलव का 5। ऑप्शन बी में देखेंगे तो दशमलव का 2 2 4 2 6, ये भी नहीं है। जब 3 नहीं होगा तो 1 ही होगा। या अगर पहले ही आप इसे चेक करते तो देखते दशमलव का 2 2 4 1 5 सही है, दशमलव का 5 डिजिट होना चाहिए, हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए गुना करके तो पूरी दुनिया रिजल्ट लाएगा, आपको थोड़ा सा अप्रोच अलग रखना है। करिए इस क्वेश्चन को। दिया गया टोनी 6,50,000 की कुल राशि में 2 कारें ए और बी खरीदता है। वह कार ए को 20% लाभ पर बेचता है और कार बी को 25% हानि पर बेचता है और उसे दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो कार ए और कार बी का क्रय मूल्य क्रमशः क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। मतलब कि दोनों कार का कॉस्ट प्राइस हमें क्रमशः बताना है। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो एक लाइन आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे चेंज कर देगा। यहां पे देखेंगे कि उस दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ये मक्खी कहां से आ गया? इसका मतलब हुआ कि कॉस्ट प्राइस कुछ भी होगा, सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल होगा, समान अमाउंट मिलेगा, समान विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो ए का होगा, अरे शर्मा जी इस मक्खी को हटाओ, बहुत परेशान कर रहा है। सेलिंग प्राइस ए और सेलिंग प्राइस जो बी होगा वो इक्वल होगा। मतलब कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो, हमें तो भैया जब बेचेंगे उसे तो जितना कार ए को बेचेंगे उतने ही मूल्य पे कार बी को भी बेचना पड़ेगा, उतने ही मूल्य पे। इसका मतलब क्या हुआ?
मान लेते हैं कार ए का कॉस्ट प्राइस 100% होगा, तो 20% का लाभ हो रहा है, मतलब कार ए को हम कितने में बेचेंगे? आप बोलेंगे 120% में। और कार बी को हम कितने में बेचेंगे? बोलेंगे 25% हानि पे बेच रहे हैं। मान ले कार बी का कॉस्ट प्राइस 100 होगा, 25% हानि मतलब कि 75% पे बेचेंगे। ये हमारा क्या आया है? सेलिंग प्राइस आया है। अगर हम इसको इक्वेट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज 75, 25 से काटते लेकिन यहाँ पे 120 है तो 15 से काटना पड़ेगा। 15 पचा 75, 15 अट्ठा 120 आ गया। यहां से ए बट्टा बी क्या होगा? बोलेंगे ए बट्टा बी जो हो जाएगा वो 5/8 हो जाएगा। ये ए और बी का जो रेशियो आया है 5/8 का, ये क्या आया? इनके कोस्ट प्राइस का, ए और बी के कोस्ट प्राइस का रेशियो आया है। अगर थोड़ा सा तेज होगा स्टूडेंट तो बोलेगा सर यहीं से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन 5/8 में है, क्योंकि बोला गया क्रमशः बताना, पहले ए का बताना है फिर बी का बताना है, तो 5:8 में होना चाहिए। अगर आप गौर से देखेंगे तो पहला ऑप्शन 4 0 से 4 0 काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 पंचा 20, 9 पचा 45, 4:9 में है, ये नहीं होगा। ये इसका जस्ट उल्टा है, मतलब 9:4 है, ये भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? 4 0 से 4 0 चला जाएगा, 6 पंचा 30, 7 पचा 35, ये 6:7 में है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा जो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। या आप डायरेक्ट ही अगर ऑप्शन ए पे पहुंच जाते तो चेक करते तो ये दिखता आपको 5:8 में है। तो एग्जाम में आपको यह ऐसा अप्रोच लगाना है। कैलकुलेशन ज्यादा करने से क्या नंबर मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो कम से कम कैलकुलेशन करके आप सही आंसर तक पहुंचिए और टाइम आगे क्वेश्चन पे लगाइए। हम करेंगे कैसे? देखिए, दोनों का कॉस्ट प्राइस ए का 5 है तो बी का 8 है, तो कुल कितना यूनिट कॉस्ट प्राइस हो जाएगा? जोड़ेंगे तो दोनों का कॉस्ट प्राइस 13 हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना दिया गया? 6,50,000। लेकिन आप बोलेंगे कैसे? 65 पे 4 0, क्योंकि जीरो में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 13 का कितना गुना है? बोलेंगे 5 गुना करेंगे, उस पर 4 0 चिपकाएंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलेंगे ए 5 यूनिट है तो 5 का 5 गुना करके 4 0 चिपकाना है, मतलब 25, 25 पे 4 0। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 यूनिट, इसका मतलब 8 का 5 गुना करेंगे, उस पर क्या करेंगे? 4 0 चिपकाना है, चिपका देंगे। 8 पंचे 40 पे 4 0। ऐसा बोलने से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम क्या बोले। यहां पे देखिए 40 पे 4 0, कंफ्यूजन नहीं हुआ कि 4 लाख है या 40,000 है या 40 लाख है। आप सिंपल देखेंगे 40 पे 4 0, 40 पे 4 0, 25 पे 4 0, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 करिए। देखिए एक बार क्वेश्चन को ट्राई करिए, अप्रोच देखिए कि आपका अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन का। एग्जाम हॉल में दिया गया यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा जा रहा है कि एक वर्ष में कितना सीआई मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। लेकिन यहां पे क्या दिया? अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पर एनम दिया गया, लेकिन हमें ब्याज कितने पे देना है? हर एक 6 महीना पे। अर्धवार्षिक मतलब कि टाइम को आधा कर रहे हैं, हर एक 6 महीना पे ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब जो टाइम 1 साल है, जो टाइम 1 ईयर है, उसमें हमें कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा? 6 मंथ, 6 मंथ 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अगर टाइम हाफ कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा, 2% हो जाएगा। 2% हर एक 6 महीना पे देंगे तो सक्सेसिव जाएगा। तो ओवरऑल सीआई हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे देखो वो सक्सेसिव मत निकालो, आप ये निकाल लो कि 2% अगर 6 महीना पे दे रहे हैं तो ओवरऑल हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा 1 साल के बाद। तो बोलेंगे सक्सेसिव लगेगा, तो बोलेंगे 2 का स्क्वायर करो 4, दशमलव के बाद 2 डिजिट लिखो,
तो 4 को अगर 2 डिजिट में लिखना चाहेंगे तो 04 लिखो, 40 मत लिखना, क्योंकि 40 दशमलव का 40 लिख दिया मतलब कि दशमलव 4 ही लिखा है। हमें दशमलव का 2 डिजिट लिखना है और फिर 2 का डबल करो 4। इसका मतलब कि सीआई हमें ओवरऑल 1 साल के बाद कितना परसेंट मिलेगा? 4.04%। ये किस पे मिलेगा? प्रिंसिपल पे मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है? 15,000 गुना 4.04 डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 4 जीरो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 404 में 15 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60, 60 हो जाएगा। 15 चौका 60। आप थोड़ा सा भी दिक्कत होगा करेंगे ना, अपने नज़र को अंदाज करेंगे, नज़र अंदाज करेंगे जिसे बोलते हैं। आप बोलेंगे ऑप्शन सी 60-60 होगा, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए कि नीचे में 1 10 बचा हुआ है। 0 से 0 काटेंगे कितना मिले? 606 रुपया मिलेगा। पता चला सॉल्व इतना मेहनत की और आंसर गलत लगा के आ गए। तो एक बार कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फास्ट करना है और कम कैलकुलेशन करिए तो आंसर आ जाएगा अच्छे से। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया गया यदि क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो ये बात बताइए कि जब हम तीनों घन को पिघलाएंगे तो तीनों घन का इस जैसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का जो आयतन होगा, 4 का जो आयतन होगा, 5 का जो आयतन होगा, जब पिघला के हम एक बड़ा घन बनाएंगे तो उसका आयतन ये छोटे छोटे तीनों घनों के आयतन के योग के बराबर होगा। बोलेंगे बिल्कुल। क्यूब का क्या होता है? वॉल्यूम। बोलेंगे वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब होता है। मतलब कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब। 4 सेंटीमीटर वाले का 4 का क्यूब। 5 सेंटीमीटर जो है उसका भुजा, उसका क्यूब क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब हो जाएगा। क्यूब का वॉल्यूम यही होगा। और ये टोटल वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? जो नया क्यूब बना रहे हैं, न्यू क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है? तो नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए, यही पूछा है। आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? साइड का क्यूब होता है। न्यू वॉल्यूम के साइड का क्यूब हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व कर 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब सॉल्व करेंगे नहीं। जिस तरह ट्रिपलेट में त्रिकोणमिति में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है, इसी तरह जब क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 6 के क्यूब के बराबर आएगा। आप 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, तीनों को जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 216। तो 6 का क्यूब बराबर क्या होगा? SN का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम बराबर होता है साइड का क्यूब। तो यहाँ से न्यू क्यूब का साइड कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ये डाटा अगर आप याद रहता है, ट्रिपलेट से आप खेलेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इस पे 2 3 जैसे क्यूब का जो ट्रिपलेट क्या होता है, अगर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। अगर हम इसमें जितने से भाग देंगे, जैसे 2 से भाग देंगे तो 1.5, ये 2, ये हो जाएगा 2.5। इस तीनों के 1.5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 2.5 का क्यूब करेंगे, इसका भी आधा करेंगे तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा। अगर हम इसे डबल कर रहे हैं मतलब 6, 8, 10, तो इसका भी डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 12। मतलब 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब प्लस बराबर 12 का क्यूब होगा। ये देखेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से अच्छे एग्जाम में देखेंगे तो ये डाटा पे आपको क्वेश्चन पूछा है। जैसे 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब होता है तो आप सीधे बोलते हैं ओवरऑल तीनों को जोड़ेंगे तो 12 का क्यूब मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, दिया गया कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर है। बोला जा रहा है कि 15 साल में प्रिंसिपल का 3/4 इंटरेस्ट मिल रहा है। अब देखिए ऐसे टाइम में ये फ्रैक्शन वाला मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। तो जो नीचे है
उसी को मानिए, बोला जिसका, बोला पी का 3/4। हम मान लेते हैं कि पी 4 होगा, तो 4 का 3/4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब अगर प्रिंसिपल 4 होगा तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अगर प्रिंसिपल 4 होगा तो इंटरेस्ट 3 मिलेगा। तो कितने साल में 3 मिलेगा? 15 वर्ष में मिलेगा। अगर हम आपसे पूछे कि कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? बोलेंगे 3 का ब्याज मिल रहा है कितने पे? 4 पे। तो 100 पे कितने का मिलेगा? आप लोग को पता 3/4 का फ्रैक्शन कितना होता है? 75%। ये जो 75% ब्याज मिला है, ये हमें एक साल में नहीं मिला, ये मिला है 15 साल में। 15 साल में 75% मिला है। साधारण ब्याज हर एक साल बराबर मिलता है, तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 75 डिवाइडेड बाय 15, 15 पच्चे 75, एक साल में 5%। ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। एक साल में क्यों निकाले हैं? क्योंकि हमसे पूछा जाए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, पर एनम कितने में, तो 5% हो जाए। करिए इस क्वेश्चन को। दिया गया 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक किसी मीनार के पाद बिंदु के समान तल पर उससे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यदि उसकी आंख से टावर के शीर्ष पर उन्नयन कोण 45 डिग्री का है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बताइए, करिए तो क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया गया, पहले क्वेश्चन समझ लेंगे तो सॉल्यूशन बहुत आसान है। एक टावर है, टावर का हाइट हमें नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया कि टावर के फुट से, टावर के पाद बिंदु मतलब नीचे से 28.5 मीटर के डिस्टेंस पे, 28.5 मीटर के डिस्टेंस पे एक प्रेक्षक, आप ऐसे समझो, एक टावर है, एक घर का बिल्डिंग है, उसके टॉप पे एक सुंदर सी ये है, ठीक है। अब इसे जो है यहाँ पे जो टावर के नीचे बॉटम से रोड के इस साइड कितने डिस्टेंस पे? 28.5 मीटर पर एक लड़का खड़ा है, जिस लड़के का हाइट कितना है? 1.5 फुट्टा है। कितना है? 1.5 मीटर है, ठीक है। बोला है कि लड़का जो देख रहा है इसको 45 डिग्री के एंगल पे। देखिए 45 डिग्री का एंगल, देखिए इसका आंख नीचे नहीं यहाँ पे होगा, यहीं से इसको तारते रहेगा, तो इसका जो एंगल बनेगा ये इस हिसाब से बनता है। हम इसके हॉरिजेंटल आंख को लेंगे और अपने, देखो जैसे एक यहाँ पे खड़ा और यहाँ से देख रहा है, पहले इसका आंख बराबर होगा, पहले वो यहाँ पे उसको देख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है, वो ऊपर में है, ऐसे देखेगा। देखो ना, और बोलेगा गली में चांद नजर आ गया है, इस चांद को दिखाने ले जा रहा है। किसको? इसको। देखो चांद नजर आ गया। आइए जोक सपाट क्वेश्चन पे आइए। तो हमें दिया गया इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 28.5 मीटर, ठीक है। टावर और उस देखने वाले प्रेक्षक ऑब्जर्वर को हम मान ले कि लड़का है। इसका हाइट कितना है? 1.5 मीटर। ये यहां से इसके शीर्ष पे देख रहा है, एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री। हमसे पूछा जा रही है टावर का हाइट बताइए क्या होगा। अब बस आप हाँ या ना में आप हमें वहां से बताते रहिएगा, हम समझेंगे कि आप हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं। ये बताइए, अगर हम चाहें एक बार थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो यहां से क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको हटाइए। इस बिंदु से जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन, इसके पैरेलल एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दी।
अब ये बताइए जितना लेंथ ये होगा, अगर नेम दे दे ए बी सी डी और ई, हम बी सी के पैरेलल डी लाइन खींचे हैं, जितना लेंथ बी सी का होगा उतना ही लेंथ क्या होगा, ई डी का होगा। आप बोलेंगे हाँ सर, मतलब ये हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। जितना लेंथ डी सी का होगा उतना ही लेंथ क्या होगा, ई बी का होगा। बोलेंगे हाँ सर 1.5 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है टावर का हाइट, ए बी का हाइट पूछा जा रहा है। अगर हम ए बी का हाइट निकालना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि ए ई प्लस ए बी होगा। बोलेंगे बिल्कुल सर। ए ई का हाइट हमें निकालना है। आप ये बताइए अगर हम ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डाले हैं, ये 45 डिग्री, तो ये क्या होगा 45 डिग्री। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। जितना ईडी का लेंथ होगा उतना ही एई का भी लेंथ होगा। ईडी का लेंथ 28.5 है तो एई का लेंथ कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा 28.5 प्लस 1.5 30 हो जाएगा। 28.5 प्लस 1.5 30 मीटर हो जाएगा। कोई 10 नहीं लगाना है, कोई त्रिकोणमिति का नहीं, थोड़ा सा बेसिक आपको पता होगा तो आसानी से कर लेंगे। आइए देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, यदि एक आदमी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से बी तक जाता है और अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है तो दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, मान लीजिए एक आदमी ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, जाते टाइम में वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। अब जब उधर से रिटर्न आ रहा है, गया होगा किसी से मुलाकात करने के लिए, रिटर्न में पकड़ा गया होगा, तो बोला जाए जब रिटर्न आ रहा है तो 40% अधिक चाल से वापस आ रहा है। इसका ओरिजिनल चाल, सामान्य चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे 40% अधिक चाल से आ रहा है। आप बोल देंगे 40% 2/, कितना होता है 5 होता है। या आप सिंपल निकालिए, 50 का 10% कितना होगा 5 होगा। हमें निकालना है 40%, 10% का 4 गुना 40 होगा, तो 5 का भी 4 गुना कितना होगा 20, मतलब कि 20 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड कर लेगा। 50 20 70, ये हो गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। रिटर्न आ रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों यात्राओं के दौरान जाते टाइम में और रिटर्निंग के टाइम में ओवरऑल इनका एवरेज स्पीड क्या रहा होगा। कैसे निकालेंगे, और क्या होता है स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन हम बोले कि इसमें एक्स वाई और टोटल डिस्टेंस क्यों निकालना, जब हमसे एवरेज स्पीड ही पूछ रहा है जाने आने के, तो 2 से गुना करो, दोनों स्पीड को गुना करो। 50 गुना 70 डिवाइडेड बाय दोनों के स्पीड को जोड़ दो, तो 7 5 12 क्या हो जाएगा 120, यही होगा। बोलेंगे बिल्कुल। 0 से 0 कट गया, 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में, 2 से अगर हम इसे काटेंगे 3 बार में। या आसानी के लिए ये जो 0 काटे हैं ना, ये जो आप 0 काटे हुए 70 का काट लो, क्या होगा 25 दूनी 50 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, इसको काटेंगे 25 बार में, ये 0 कट गया। इससे क्या फायदा होगा ना, 35 25 थोड़ा सा गुना करने में आपको मुश्किल होगा, लेकिन 25 70 करोगे तो पता है कि 25 7 200 होता है, 25 70 175 होता है। ये हो गया 175/3। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 3 15, यहाँ पे 2 बचेगा 25, 8 3 24 दशमलव 10 हो गया, 3 3 9, 3 3 9, ऐसे जाते जाएगा। ये आ गया 58.33 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से।
तो क्या होगा उसका एवरेज स्पीड 58.33 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ये किसका है? टाइम एंड वर्क का है। देखिए 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां उसकी नहीं है, उसी कार्य को है, उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 लड़कियों को उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा बताइए। मतलब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 बॉय, 3 लड़का और 5 गर्ल किसी कार्य को 6 दिनों में क्या कर रहे हैं? पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 लड़का 2 बॉय और 7 लड़की उसी कार्य को कितने दिनों में? 7 दिनों में। मतलब दोनों जगह पे वर्क सेम है, और अगर वर्क सेम है तो ये हम जो 3b + 5g × 6 ये तो वर्क है, टोटल वर्क तो इक्वल हो जाएगा। बोलेंगे बिल्कुल। 7 है क्या? नहीं, ये 8 है। ये क्या है? 8 गुना 8 दिन में कर रहा है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? बोलेंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। और देखिए सॉल्व करना हो आसानी से, एक एक वेरिएबल को लीजिए। देखिए जब 3b में 3 से गुना करेंगे तो 9b हो जाएगा, जब 4 में b से गुना करो तो 8b हो जाएगा। इक्वल के इस साइड 9b है, 8b इस साइड आएगा तो क्या बचेगा? b बच जाएगा। बराबर 5 × 15g, 7 चौक 28g, 28g इक्वल के इस साइड है, 15g इस साइड जाएगा, 28 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13g। अब देखिए यहां से आप लोग क्या करते हैं, अक्सर प्रैक्टिस जब कराते हैं क्लास में तो बोलते हैं b/g कितना हो जाएगा? 13/1। ठीक है, ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, वहां से 8 लड़कियां से हम भाग दे देंगे तो निकाल लेंगे। लेकिन एग्जाम है ना, थोड़ा सा अप्रोच को और तेज कर लेते हैं। ये बताइए, मतलब कि एक लड़का बराबर कितना? 13 लड़की। इसका मतलब क्या होता है? देखिए 3 बॉय और 5g किसी कार्य को 6 दिनों में कर रहा है, यही दिया गया है। 3 बॉय और 5 लड़की किसी कार्य को 6 दिनों में कर रहा है। अगर एक लड़का नहीं आता है तो एक लड़का की जगह पे 13 लड़कियां को काम करना पड़ेगा, इक्वल मतलब यही होगा। तो 3 लड़कियां अगर काम ना करके 3 लड़के के जगह पे लड़कियां ही काम करें, इसलिए कितनी लड़कियां की जरूरत होगी? 39 गर्ल + 5g। ये भी उस कार्य को 6 दिन में ही कंप्लीट करेंगे। आप बोलो दोनों जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 44g। 44 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिनों में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अब सिंपल कितना हो गया? 44 लड़की किसी कार्य को 6 दिनों में कर रहे हैं, तो ये बताइए 8 लड़की उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? आप बोलेंगे सर कॉमन सेंस का अगर हम यूज करें तो क्या हो रहा है? मैन पावर कम हो रहा है तो दिन ज्यादा लगेगा, मैन पावर कम हो रहा है तो दिन ज्यादा लगेगा। या जो टेक्निकल स्टूडेंट होगा बोलेगा नहीं हमें मैथ तो हमें कूट कूट के भरा हुआ है। तो देखो वर्क अगर कांस्टेंट हो, दोनों आदमी को सेम काम करना हो, तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी का होता है। मतलब टाइम और इफिशियंसी के बीच में उल्टे का रिलेशन होता है। कैसे होता है ये बता रहे हैं। अब ये कोपचे में जाके वो गुना भाग मत करना ऐसे। तो देखो 44 लड़कियां से हम चाहते हैं 8 लड़कियों को काम करवाना। मतलब पहले 44 लड़कियां 6 दिन में करा, 44 को हम 8 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? बोलेंगे सर देखो 44 में 11 है, 11 से भाग दे दोगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, और 4 को हमें 8 बनाने मतलब इसमें 2 से गुना कर लेंगे। मतलब 44 से 8 में लाने के लिए 2/11 से गुना करेंगे। ठीक है, अगर इफिशियंसी 2/4 हो रहा है तो हम क्या बोले? टाइम और इफिशियंसी का उल्टे का रिलेशन होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा? गुना होगा
2/11 उलट जाएगा, 11/2 हो जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा, 6 गुने 11/2 काटेगा 3 बार में, मतलब कि 8 लड़कियों को कितना दिन लगेगा, 33 दिन लगेगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। आप इसी चीज को ऐसे भी बहुत आसानी से कर सकते थे, उल्टे का रिलेशन का यहां पे बता दे रहे हैं। 44/8 या ऐसे 44 लड़कियां 6 दिन में काम कर रहे हैं, तो ये बताइए x दिन, ये x या डे लिख दीजिए कि 8 लड़कियां कितने दिनों में करेंगे। उल्टे का रिलेशन है, आप यहां से 44 गुने 8/6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इस दोनों का रिलेशन उल्टे का होता है। आइए करिए क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया गया है, यदि a cos थीटा बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c है, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बताइए। देखिए आपके नजर में ये त्रिकोणमिति जैसा दिख रहा है, हमें पहले ये दिख रहा है अलजेब्रा, मतलब ये एक इक्वेशन है। कितने वेरिएबल है, 1 2 3, एक थीटा 4 है, मतलब टोटल देखा जाए तो एक इक्वेशन है और 4 वेरिएबल है। हम स्वतंत्र हैं, 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। आसानी के लिए अगर हम थीटा को क्या करें, 0 मान लें, थीटा को अगर हम 0 डिग्री मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक cos 0 डिग्री 1 होता है, a माइनस साइन 0 डिग्री क्या हो जाता है 0, तो ये हो जाएगा a माइनस 0 बराबर c। इसका मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब अगर हम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखें तो ये क्या हो जाएगा, ये 0, ये क्या हो जाएगा b इंटू कॉस 0 डिग्री, ये b हो जाएगा। मतलब जब हम थीटा का वैल्यू 0 रखते हैं तो a बराबर c आ जाएगा, रिजल्ट क्या आना चाहिए, b आना चाहिए, a बराबर c। अब देखो कैलकुलेशन आसान करने के लिए अगर आप 0 मान लोगे तो देख रहे हो हर एक जगह 0 हो जाएगा, 1 मानोगे तो हर एक जगह 1। तो आपको कैलकुलेशन यहां पे भी आसान करने के लिए a बराबर c बराबर 2 मान लो। 1 मानोगे तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहां पे भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। हम मान लेते a बराबर c बराबर 2 है। अगर देखो हमें आना क्या चाहिए, b आना चाहिए, कब, जब थीटा बराबर 0, तो यहाँ पे तो थीटा है ही नहीं। a बराबर c बराबर 2, अगर हम a यहाँ पे रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये हो गया 8 प्लस b स्क्वायर, b तो आ नहीं रहा है। यहाँ पे क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, माइनस b स्क्वायर आ रहा है, b तो आ नहीं रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस a कितना है 2, 4 में से 2 जाएगा तो जो 2 हो जाएगा, तो b स्क्वायर प्लस 2 होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा जो हमारा सही होगा। क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो a के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस b स्क्वायर, c के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस का 4, स्क्वायर रूट है, 4 से माइनस 4 कट जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर क्या आएगा, b आएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। आप चाहते थे a बराबर c रखते, लेकिन कंफ्यूजन होता कि कभी a की जगह पे c रख दे, कभी c की जगह a रख दे। 0 इसलिए नहीं रखे कि हर एक जगह पे फिर 0 0 आ जाता। एक अगर रखते तो 1 का स्क्वायर होगा तो भी a हो, जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन होता। अगर हम a बराबर c बराबर 1 रखते तो 1 का c का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस यहाँ पे a है, a का वैल्यू भी 1 ही रखते तो 1 माइनस 1 0 हो जाता। डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, इसीलिए हम ऐसा नंबर माने जहां पे हमें कंफ्यूजन ना हो। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करिए। क्या दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये जो जीरोज दिया गया इसका मतलब होता है कि ये जो क्या है रूट्स की बात कर रहा है। तो दिया गया कि यदि द्विघात बहुपद के इतने के शून्यकों का वर्गों का योग 40 है, मतलब कि शून्य मतलब कि उनके रूट्स के
स्क्वायर का योग कितना है? 40 है। क्या दिया गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मान लेते दो रूट, दो जीरो क्या है? अल्फा बीटा है। इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है? 40 है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है क्या होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। अगर रूट्स अल्फा और बीटा दिया हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इसका अगर हम इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 8 है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है। इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? बोलेंगे 8, और के क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अगर हम अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, उस दोनों को गुना कर लेंगे तो हमें के का वैल्यू पता चल जाएगा। आप क्या करिए, यहां से आप अल्फा बीटा का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। यही होगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा 8 है तो 8 का स्क्वायर 64। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है? 40 प्लस 2 अल्फा बीटा। 64 में से 40 जाएगा 24, 2 से भाग होगा तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा? 12। यही अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे लिए? के है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरूर पढ़ के जाना। इस टाइप के क्वेश्चन या रूट्स निकालने के बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे का फेवरेट है तो जरूर पढ़ के एक बार जाना। सोच रहा है इस संडे सैटरडे में या तो ये नेक्स्ट संडे तक में आपको 2-3 टॉपिक जहां से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है आएगा ही आएगा। पर ये क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप डिटेल में मत जाइए। देखिए ये जो 35 है ना, क्या 35 से जब हम 280 में भाग दे रहे हैं तो कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ये क्या है? 35। 280 को हम क्या लिख सकते हैं? 35 गुना 8 पंचे 40, 35 8 है। भाग देंगे तो कट रहा है। जब ये कट रहा है तो आप संख्या मत देखो, बस देखो कि जब 280 से भाग दे तो शेषफल कितना बचा है? 73। तो 73 में क्या करो, उसी संख्या को 35 से भाग दे तो इसके शेषफल में 35 से भाग दे दो तो कितना आएगा शेषफल? 3 बचेगा। 35 दूना 70, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। लेकिन आप ये चेक करना कि किसी संख्या को 280 से भाग देने पे 73 अगर शेषफल बच रहा है तो क्या वो संख्या को 35 से भाग देंगे इसमें तो कटेगा। जब कटेगा तभी आप शेषफल में डायरेक्ट आप भाग दे देना, जो रिमाइंडर बचेगा वही उस संख्या का रिमाइंडर होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप बहुत सीधे देख के करना चाहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा, उसमें से 4 घटाइएगा, इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो ये देखिए ये क्या है? पी बाई क्यू। मान ले एक्स बराबर पी बाई क्यू तो वाई बराबर क्या हो गया? क्यू बट्टा पी हो गया। अरे ये इसका उल्टा है। हम बोले एक बार आप ये करो, इस दोनों को आपस में गुना करो। अगर इस दोनों को x इंटू वाई करोगे तो क्या होगा? नीचे में क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में √5 का स्क्वायर 5 -1। ऊपर में क्या हो जाएगा? सेम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होगा? √5 का स्क्वायर 5 -1। ये क्या होगा? 4/4 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स वाई बराबर 1। हम ये बोल सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि y बराबर 1/x लिख सकते हैं। अरे दो संख्याओं का प्रोडक्ट 1 है तो y बराबर 1/x लिख देंगे। इससे बेनिफिट हमें क्या होगा पता है? y बराबर अगर हम यहां पे लिख दें, ये देखिए x स्क्वायर्ड
प्लस 1/x², y के जगह पे 1/x रख दिया -4। और अगर ये 4 को थोड़ा सा आप रीअरेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 कर सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, बोलेंगे x -1/x का होल स्क्वायर -2, x -1/x का होल स्क्वायर -2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो स्क्वायर नहीं निकालना है, आपको इसके जगह पे क्या निकालना है, x -1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2 निकालना है, ये निकालना है। इसको वहां पे लिख दिए, इसे रफ करते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, हमें x -1/x चाहिए, हमें x -1/x चाहिए, x -1/x चाहिए। अब क्या x दिया गया, इसको पलट दीजिए, या ये इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x -y, y बराबर 1/x है। x के जगह पे क्या है, √5 + 1 अपॉन √5 - 1 माइनस √5 - 1 अपॉन √5 + 1। बहुत सारे में बोला जाता है कि देखिए आपको ये नीचे है, ये ऊपर है, सीधे बोलिए 4√5 × 1, नहीं, कर लीजिए कैलकुलेशन, हर एक जगह रटना भी जरूरी नहीं है। इसका एलसीएम क्या होगा, नीचे में √5 - 1 इंटू √5 + 1, √5 - 1 इंटू √5 + 1, बोलेंगे बिल्कुल। यहाँ पे क्या बचेगा, √5 माइनस से भाग देंगे तो बचेगा √5 + 0, ऊपर में क्या हो जाएगा, √5 + 1 का होल स्क्वायर माइनस √5 - 1 का होल स्क्वायर, यही बचेगा, बोलेंगे बिल्कुल। ये क्या, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, जब घटा रहे हैं तो ये रिजल्ट क्या देता है, 4ab देता है। तो ऊपर में क्या बचेगा, 4 इंटू √a, मतलब a बचता 4ab होता है, तो a की जगह पे क्या है, √5 गुना b 1 है। नीचे में क्या होगा, a - b इंटू a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 5 में से 1 गया 4, 4 से 4 कट गया। हमें क्या आया है, x -1/x का वैल्यू क्या आया है, √5 आया। ये इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें, √5 का होल स्क्वायर माइनस का 2, √5 का स्क्वायर 5, 5 में से 2 जाएगा 3। एक बार इस नजर से क्वेश्चन को करिए, नहीं तो x स्क्वायर रखिएगा, y रखिएगा, आप खुद देखिएगा आपको कितना टाइम लगा। यहाँ पे जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा कर लेंगे, ये बेस्ट मेथड है। हाँ, रट के बोलने का मतलब अलग है कि ये देखिए इसका उल्टा यहाँ पे इसका ये है, आप सीधे बोल दीजिए 4 इंटू रूट। यार एग्जाम में नहीं याद रहता है, बच्चों का प्रेशर पता है क्या रहता है, एग्जाम का प्रेशर जो पेपर देता है उनको पता है, ये चीज याद नहीं रहेगा। जितने देर में वो याद करेगा उतने देर में वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करिए। दिया गया एक कांच के बने बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर है, जिसमें 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा जाता है। इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के एक घन को पूरी तरह से डुबोया जाता है। इसे डुबाने पर बेलन में पानी के स्तर की ऊंचाई ज्ञात में कितने की वृद्धि होगी, बताइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो आराम से, एक बेलन है, बना लेते हैं बेलन। बना ली, ठीक है। बोला जा रहा है इसका व्यास कितना है, व्यास सब तो बाद में लिख लेंगे। बोला क्या जा रहा है, इसमें पानी भरा हुआ है, मान लीजिए यहां तक पानी भरा हो, पानी भरा भरा हुआ है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, अगर इसके अंदर में 8 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के एक घन, मतलब एक अगर हम क्यूब डाल देते हैं इसमें, अगर हम एक क्यूब डाल देंगे, एक क्यूब डाल देते हैं, एक क्यूब डाल दिए, ठीक है। जब एक क्यूब डालेंगे इसके अंदर में तो इसका पानी का लेवल बढ़ेगा। पानी का लेवल मान लीजिए कि आपका पानी का लेवल
ये जो ब्लैक पेन है यहाँ तक बढ़ गया, ठीक है, यहाँ तक बढ़ गया। पहले ये पिंक तक था पानी, जैसे ही हम क्यूब को इस पानी में डाले हैं तो पानी का स्तर बढ़ गया है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये स्तर कितना बढ़ा है, इसका वैल्यू बताइए। अब क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ये देखिए। क्वेश्चन में आपको दिया गया है बेलन का व्यास, नीचे सर का इसका व्यास अगर 20 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या होगा, आधा, 10 सेंटीमीटर। इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, वो तो क्यूब का दिया गया, हर एक भुजा 8 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई। अब पानी भरा हुआ तो इसका क्या है, 9 सेंटीमीटर है। एक कांच के बने बेलन का व्यास इतना है जिसमें 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ, ठीक है। अब ये बात बताइए, अगर ये क्यूब नहीं होता तो पानी का लेवल 9 सेंटीमीटर तक होता। जब क्यूब को हम इसमें पानी में डाले हैं तो उतना ही पानी का स्तर बढ़ेगा ना, जितना ये क्यूब का वॉल्यूम होगा। ये क्यूब का वॉल्यूम जितना पानी में अपना जगह घेरेगा, जितने वॉल्यूम जगह घेरेगा उतना ही वॉल्यूम पानी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या आप ये बोल सकते हैं कि जो क्यूब का वॉल्यूम होगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब, ये बराबर होगा जो ये पानी का लेवल बढ़ा है। पानी का लेवल कितना बढ़ा, इस ब्लैक कलर को अगर हम यहां पे बनाए पानी को, तो ये भी एक बेलन होगा सिलेंडर टाइप का, इसमें पानी का लेवल बढ़ा है, ठीक है। ये बेलन का हाइट हो जाएगा, ये इसका नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा जिसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो ये इसका वॉल्यूम, ये क्यूब का वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर होगा, क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है। हमें यहां से एच फाइंड कर लेंगे। अब एग्जामिनर आपको चाहता है 3.142 दे के आपका कैलकुलेशन को और बढ़ाना, लेकिन नहीं बढ़ाना है, आराम से करिए। एक क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, एक भुजा 8 है, 8 इंटू 8 इंटू 8, एक क्यूब यही होगा। 22 पाई का वैल्यू 22/7, आर क्या है, स्क्वायर है तो 10 गुने 10 गुना एच, यही होगा, बोलेंगे बिल्कुल। 22 से काटेंगे, 11 दूना 22, ये कटेगा, 4 दूनी 8 कट गया, कट गया। अगर हम इससे काटें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ से 2 2 लिए हैं तो यहाँ से भी, या 4 सीधा काट दीजिए, यहाँ पे बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, 8 8 64, 7 ऊपर में जाएगा, नीचे में क्या आएगा, 11 गुने 25, 11 गुने 25 आ जाएगा। अब थोड़ा सा आपको क्या हो रहा है ना कि ये जब आप काट पीट लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लगे, 25 11 ये वो ऐसा लग रहा है ना। आप क्या करो, सबसे अच्छा ये 25 को 0 बना दो। हमने यहाँ पे जो काट लिया, आपने गलती कर लिया, अब ये पीछे तो जाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुना कर देंगे। अब देखिए ये क्या, 64 चौका कितना होगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, एक बचेगा, 6 चौक 24, एक 25, 256 गुने 7 बट्टा 11 गुने 100, यही होगा ऊपर नीचे, क्योंकि 100 से भाग देना तो आसान है। अब 25 मामला गंभीर कर रहा था, अब 256 गुने 7 कर लेते हैं पहले, क्या होगा, 7 छक 42 का 2, 4 बचा, 25 7 175, 175 और 4 कितना होगा, 179, 179 डिवाइडेड बाय 11 गुना 100, यही होगा। अब देखिए आप इसको काटिएगा, 11 से काटिएगा डायरेक्ट, कितना, 11 भाग देंगे 1792 में, एक बार में, यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा, 69, 11 छक्का 66, 3 बच गया, 32 हो गया, 11 दूनी 22 होगा। आगे दशमलव में आएगा, दशमलव के बाद कुछ आएगा, लेकिन हमें तो बताना है कि डिवाइड बाय 100 करेंगे, डिवाइड बाय 100 है, ये दशमलव के बाद कुछ आएगा, हम इसे अभी इग्नोर कर दे रहे हैं, हम नहीं निकालेंगे।
जो प्योर आया है 162 आया है, उसका दशमलव आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 1.62 आएगा, 1.62 आएगा। ऑप्शन को देखेंगे तो एक जो क्या है 2.6, 1.42, 1.4 से बड़ा है, 1.62 आ रहा है। ये ऐसा तो नहीं होगा 1.62 दशमलव आते जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, 1.6 होगा। हम दशमलव के बाद क्यों कैलकुलेट करें, अगर और एक्यूरेसी रहता, ये रहता 1.635 रहता या 1.624 रहता, तब हम पूरा कैलकुलेट करते। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से आप खुद से करिएगा। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे 10 से सीधे करते, लेकिन हम देखते कि आप काटते टाइम में इतना बह जाते हैं भावनाओं में कि आप काटेंगे, और यहाँ पे 25 आते ही थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा। तो नीचे 0 बना के रखिए, नीचे 0 बना लेंगे तो भाग देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करिए। दिया गया है कि नीचे दी गई KMN में PQ बराबर MN के समानांतर है। PQ क्या है, PQ जो है, PQ वो MN के बराबर है। KP बट्टा PM, KP बट्टा PM क्या है, 4/13 है। KN का वैल्यू हमें दिया गया कितना, 22.4 है। तो KQ का वैल्यू बताना है। देखिए आप एक थ्योरम पढ़ोगे जहां पे ये दोनों पैरेलल होता है, तो जो रेशियो KP बट्टा PM का होगा वही रेशियो KQ बट्टा QN का होगा। इसका मतलब कि ये भी 4 होगा, ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। पूरा लेंथ अगर हमें दिया गया है 20.4, तो आप बताइए पूरा लेंथ कितना यूनिट है, 13 और 4 17, 17 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 20.4। दशमलव को भूल जाइए, पहले काटिए। अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 17 का ये कितना गुना होगा, आप लेंगे 10 से गुना करते 170 होता, 204 में से 170 गया 34, 17 दूना 34, मतलब कि 12 बार में जाएगा। लेकिन दशमलव है तो एक दशमलव यहाँ पे डाल दीजिए। 17 का ये 1.2 गुना है। हमसे KQ पूछा जा रहा है, KQ कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट भी क्या होगा, 1.2 गुना होगा। 12 चौका 48, दशमलव के बाद एक डिजिट सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे। आपको क्वेश्चन करना है, एक बार खुद से भी करना है। ये जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट नंबर 38 है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाया गया, आप एक बार खुद से करिए, ठीक है। मजा आ रहा है। दिया गया यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 रुपया में बेचता है तो उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा आंसर। क्या होगा, देखिए हमें बताना है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य बताना है, और यहाँ पे जो 3 पुस्तकों का क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। आप बताइए कि प्रॉफिट कब होता है। बोलेंगे प्रॉफिट बराबर होता है, हमें पता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा। हमें पूछा जा रहा है एक पुस्तक का क्रय मूल्य बताना है। हम मान लेते हैं एक पुस्तक का कॉस्ट प्राइस x होगा, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5 पुस्तक के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है। तो प्रॉफिट एक पुस्तक का कॉस्ट प्राइस x, तो 5 पुस्तक का कॉस्ट प्राइस 5x बराबर 20 पुस्तक को कितने में बेचा जा रहा है, 1800 रुपया में, माइनस अगर 20 पुस्तक बेच रहा है इसका मतलब 20 पुस्तक खरीदा होगा 20x, 20 इस साइड आएगा तो क्या होगा 25x बराबर 1800, x बराबर क्या होगा 25 से काटेंगे
ये हो जाएगा 18 गुने ये 100 होगा, 25 चौका 100, 18 चौका 72 रुपया। हम एक्स क्या माने थे? कॉस्ट प्राइस एक किताब का सीपी कितना आ गया? 72 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, बताइए क्या होगा। वह 3 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3:4:5 है और उनका महत्तम समावर्तक इतना दिया गया। कुछ नहीं करना है, जो अनुपात दिया गया हो और एचसीएफ आपको दिया है तो संख्या आप डायरेक्ट निकालेंगे, हर एक अनुपात में उस एचसीएफ से गुना करिए। तो क्या होगा? 7×3=21 अनुपात 7×4=28 अनुपात 7×5=35। उस अनुपात में, उस रेशियो में एचसीएफ से गुना करिए, वही संख्या हो जाए 21, 28, 35। आइए, दिया गया दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्याओं के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कोई जरूरत नहीं एक्स वाई जेड मानना। दो संख्याओं का अंतर मान लेते हैं कि एक संख्या जो होगा वो 100% होगा। छोटी संख्या, दो संख्याओं का अंतर मतलब एक संख्या जो बड़ी संख्या होगा वो 100% होगा, उसमें से छोटी संख्या 40 घटाएंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? बड़ी संख्या का 20%, मतलब 100% का 20% क्या हो जाएगा? 20%। 20% इधर लाएंगे तो क्या होगा? 80% बराबर 40 हो जाएगा। तो हमें क्या बोला? बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या माने थे? 100%। तो 100% बराबर क्या होगा? आप देखिए रिलेशन कैसा बन रहा है जिससे आपका कैलकुलेशन आसान होगा। 80% का 40 जो है ये हाफ है, तो 100% का भी क्या होगा? हाफ, 50। मतलब वो बड़ी संख्या क्या है? 50। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। आइए करिए इस क्वेश्चन को। दिया गया 10 अल्फा बराबर 4/5। 10 अल्फा क्या होता है बोलेंगे? 10 अल्फा बराबर 4/5 हो जाएगा, तो ये होगा साइन अल्फा बट्टा कॉस अल्फा बराबर 4/5। देखिए जब आपको ये दिखाई दे कि ऊपर भी ऑर्डर सेम है, डिग्री सेम है, नीचे भी डिग्री सेम है, मतलब कि देखिए साइन का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, नीचे भी 1 है, डिग्री सेम है तो आप डायरेक्ट वैल्यू साइन अल्फा का वैल्यू 4, कॉस अल्फा का वैल्यू 5 रख दीजिए। जो भी त्रिकोणमितीय रेशियो होगा, या आप रेशियो में अच्छे से पढ़े होंगे, आप डायरेक्ट रख दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा? 5 साइन अल्फा के जगह पे 4 तो 5 चौका माइनस 3 गुने कॉस अल्फा क्या है? 5 डिवाइडेड बाय 5 गुने साइन अल्फा क्या है? 4 जमा 2 इंटू कॉस अल्फा क्या है? 5। सॉल्व करेंगे, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 20 में से 15 जाएगा तो 5, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 20 और 10 30। काटेंगे तो कितनी बार में? 1/6। इसका वैल्यू हम यहां पे लिखे हैं, ठीक है। चलिए आज क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लगा होगा, टेंशन नहीं लेना है। दिया गया एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या का क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या क्या हो रहा है? 4500 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी बताइए। देखिए बहुत तरीके से कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, आप एलिगेशन से बहुत आसानी से उड़ा सकते हैं। देखिए दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? मेल और फीमेल। मेल कितना परसेंट बढ़ रहा है? 10%। फीमेल कितना बढ़ रहा है? 20%। यही बढ़ रहा है। ये बताइए कि जब 10% बढ़ा है और 20% बढ़ा है तो गांव की जनसंख्या कितना हो गया? 4500। पहले था 4000, कितना बढ़ गया? 500 बढ़ा है। कितना? यहाँ पे लिखिए 500 बढ़ा है
कितने पे? 4000 पे। कितना परसेंट बढ़ा है? 2 जीरो से 2 जीरो इससे काटेंगे, 50/4 12.5%। मतलब कि अगर हम मेल को 10% बढ़ाए और फीमेल को 20%, तो ओवरऑल जनसंख्या कितना बढ़ रहा है? 12.5%। 12.5%। 12.5 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा? 2.5%। 20 में से 12.5 घटाएंगे तो 7.5%। हम इसका रेशियो लेंगे तो क्या आएगा? 1:3। इसका मतलब हुआ कि उस गांव में टोटल जनसंख्या 4 यूनिट होगा, तो क्या है, फीमेल 1 यूनिट और महिला 3 यूनिट रही होगी बढ़ने से पहले। टोटल कितना है? 4 यूनिट, जिसका वैल्यू कितना है? 4000। कितना गुना? 1000 गुना। हमसे मेल पूछा जा रहा, तो मेल भी कितना होगा? 1000 गुना मेल कितना हो गया होगा? 3000 हो गया होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा? पढ़िए क्वेश्चन। देखिए थोड़ा फास्ट लगे ना, तो आप क्या करिए, स्लो कर लीजिए। क्वेश्चन तब तक करते रहिए, खुद से पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन करिए, फिर अप्रोच देखिए। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 20, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में 3 शेष बचता है। आप एक बात बताइए, अगर हम इस अगर 3 नहीं बचता, 3 अगर घटा देंगे तो 12, 16, 20, 25, 30 से कटना चाहिए, और जो ये पांचों से कट गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बताइए, अगर हम 3 घटा दें, ये क्या बचेगा? 1230। इसमें से 3 घटाएंगे तो 1300 बचेगा। इसमें से अगर घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा? 1200। और यहाँ पे क्या बचेगा? 1020 बचेगा, यही बचेगा। अब विभाज्यता का नियम आपको चेक पता है ना? ये बताइए 25 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वो या तो 0 हो, या 25 हो, या 75 हो, तभी वो 25 से कटेगा। क्या लास्ट का 2 डिजिट 25 है? नहीं है। जब 1230 25 से नहीं कट रहा है, तो ये हमारा आंसर कैसे होगा? अगर 1230 से कटता, तब ना हम बोलते कि इसमें अगर हम 3 जोड़ लेंगे तो 1230 25 से कट रहा है, 3 रिमाइंडर हो जाता। बोले बिल्कुल सर। 1300 कट रहा है, डबल जीरो लास्ट में है। क्या 1020 कट रहा है 25 से? नहीं, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 0 या 25 या 75 होना चाहिए। तो 25 के विभाज्यता के नियम से ऑप्शन ए और डी हमारा हट गया है। अब कौन सा पकड़े? आसान वाला। अगर हम 30 पकड़ लें, 30 में क्या है? 10 गुने 3 है। 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। अब हमें सी और बी में ही देखना है, 2 तो कट गया है। अरे जब एक से ही नहीं कट रहा है तो हम बाकी से क्यों देखें? सबसे न कटना चाहिए। तो 10 से भाग देंगे, ये दोनों कट रहा है। 3 से देखें, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? सम ऑफ डिजिट। अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कट जाएगा। 1 और 2 3, 3 से कट रहा है। 3 1 4, 3 से नहीं कट रहा है तो 1303 से नहीं कटेगा। और अगर ये 3 से नहीं कट रहा है तो 30 से कैसे कटेगा? एक ही ऑप्शन बचा है। जब 3 ऑप्शन को हम हटा दिए हैं तो इस पे क्यों विचार करें कि 12 से चेक करें, 16 से या 20 से? बस ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। करिए क्वेश्चन नंबर 21 करिए, जल्दी जल्दी। क्या होगा?
दिया गया एक उस सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों साइड बराबर होते हैं, इसका मतलब कि 3a, मान लेते हैं a अगर साइड a होगा तो 3a बराबर, ये परिमाप हो गया। कितना दिया गया है? 24 दिया है। तो भुजा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 से भाग देंगे, 8 3 24, एक भुजा 8 आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या है? 8, तो 8 का स्क्वायर 64। 4 से काटेंगे 16 बार में, ये हो गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करिए। सबको पता है आज है ना एडवांस मैथ पे ज्यादा फोकस किया गया है, करिए एडवांस मैथ को। दिया गया त्रिभुज ABC, जहां पे क्वेश्चन आपको नहीं दिया हो डायग्राम तो आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़िए, डायग्राम बनाते हैं। दिया गया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में कोण ABC और कोण AC का द्विभाजक बिंदु O है। और BAC इतना है, POC की माप ज्ञात कीजिए। देखिए दिया गया एक त्रिभुज है, कौन सा? A B C। कोण BAC इसका वैल्यू 60 दिया गया है, 60 डिग्री। और ABC, A मतलब कोण B क्या है? द्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। कोण B को जब एंगल बाइसेक्ट करेंगे मतलब कि इसका वैल्यू और ये वैल्यू क्या होंगे? बराबर होंगे, एंगल बराबर भाग में कटेगा। इसी तरह कोण C को जब हम बाइसेक्ट किए हैं, कोण C को जब हम बाइसेक्ट किए हैं और उस दोनों को जिस पॉइंट पे मिला है O पे, हमसे पूछा जा रहा है BOC, ये एंगल का वैल्यू पूछा जा रहा है। जब दो एंगल को बाइसेक्ट करके जिस बिंदु पे मिलता है उसका एंगल हम कैसे निकालते हैं? BOC बराबर क्या होगा? 90 डिग्री प्लस इसके सामने वाला कोण क्या है? एंगल A, एंगल A का हाफ कर देंगे, क्या होगा? 90 प्लस 30 डिग्री बराबर 120 डिग्री। कोण BOC का वैल्यू क्या हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा ना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब मैं वही बोलता हूँ, देखिए मॉक टेस्ट में टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तब हम कैसे करेंगे? अब देखिए बस हाँ या ना में दीजिएगा जवाब। देखिए तीनों त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण B, अगर कोण A 60 डिग्री है तो कोण B प्लस कोण C क्या होगा? मान लेते पूरा कोण B x होगा, तो x प्लस y क्या होगा? दोनों कोण का सम कितना होना चाहिए? एक कोण अगर 60 डिग्री है तो कोण x प्लस कोण y क्या होगा? 180 में से 60 जाएगा, 120 डिग्री होगा। बोलेंगे बिल्कुल 120 डिग्री होगा। अब ये बता, देखिए ये क्या एंगल बाइसेक्टर है, मतलब जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा। मतलब अगर ये x/2 होगा, ये भी x/2 होगा। इसी तरह अगर ये y/2 होगा, ये भी y/2 होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर x प्लस वाई बराबर 120 डिग्री है तो x/2 प्लस y/2 कितना होगा? अरे दोनों साइड 2 से भाग दे दो, x/2 प्लस y/2 बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये बात बताइए हमें आप सभी लोग कि x/2 इस दोनों कोण का सम 60 डिग्री है, इस दोनों कोण का सम 60 डिग्री है,
त्रिभुज बी ओ सी में, जिसमें कोण बी प्लस कोण सी, किसमें, त्रिभुज ओ बी सी में 60 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा, 120 डिग्री। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दोनों मेथड है। देखिए हम इसीलिए बोलते हैं बार बार मॉक टेस्ट के फर्स्ट डे से, कि मॉक टेस्ट में आप जितना टाइम बचाएंगे, हर क्वेश्चन में अगर टाइम बचाएंगे, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें मान लीजिए कि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा, आप दूसरे तरीके से जा तो सकते हैं। मान लीजिए उसके यहाँ जाना हो, एक गली पे उसका भाई खड़ा हो, उससे मिलना है, तो दूसरे गली से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उस टाइम में तो दवाल भी फान जाएंगे आप लोग। बताइए, फाइंड द HCF ये दिया गया है। देखिए ये एक इस टाइप में क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये देखिए 3 का पावर 45, आप क्या करें, 3 का पावर HCF निकालिए, 45 और 35 का और -1, यही इस दोनों का HCF हो जाएगा। ये बताइए 3 का पावर 45 और 35 का HCF क्या होगा? आप बोलेंगे सर वो मैक्सिमम संख्या जो इससे कट जाए, या इसका डिफरेंस क्या है, 10। 10 से तो 45 और 35 कट नहीं रहा, तो 10 के फैक्टर से कटना चाहिए, तो 5। तो 3 का पावर 5 -1, 3 का पावर 5 क्या होता है, 243। अरे 2 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 में से एक जाएगा, तो क्या होगा, 242। ऑप्शन कौन सा है भाई, बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 करिए। देखिए ये इसलिए क्वेश्चन लिया गया कि अगर आपको अलजेब्रा में अगर पूछता आसान से आसान क्वेश्चन, तो ये पूछता कि भाग दीजिए। कैसे भाग देंगे, हमसे क्या बोला जा रहा है, 3x² प्लस 4x प्लस 1 से किसमें भाग देना है, 6x² प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7 में भाग देना है। जो शेषफल आएगा, शेषफल आपको ax प्लस बी के फॉर्म में आएगा, तो a और b का वैल्यू बताना है। कैसे भाग देंगे, देखिए जब आपको अलजेब्रा में ऐसे एक्सप्रेशन में भाग देना हो, ये क्या है, 6x के पावर 4 है ना, आज कंटिन्यू मॉर्निंग के 7 बजे से क्लास कंटिन्यू लिया जा रहा है, और 7 के लगभग में बज गया है, 12 घंटा, ये 4 हो जाएगा। आप क्या करें कि 3x² इस एक्सप्रेशन में हम किससे गुना करें, तो ये पहला वाला जो 6x4 कट जाए। जैसे सिंपल नहीं देते हैं, 75 में 2 से भाग देते हैं, कैसे, 3 दूनी 6 बार में, ये कट गया, एक बचा, फिर 5 उतारेंगे, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर बचा। ऐसे नहीं करते हैं, करते हैं इसी तरह भाग देना है। इसे हम कितनी बार में देंगे, अगर हम 3 दूनी 6 2x² में देंगे, 2x² में देंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ रेड पेन से नहीं, हाँ रेड से, ये हो जाएगा 6x4 जमा, इसमें करेंगे तो 8x³ प्लस 2x², यही होगा। अब घटाते हैं, घटा देंगे, ये कट गया, ये भी कट गया, 17 में से 2 गया, 15x²। अब बाकी टर्म उतार देंगे, 21x प्लस 7। अब देखिए आप कोशिश करिए कि जो पहला टर्म है उसको हम काटें, कट गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसमें 5 से गुना कर दें, तो क्या होगा, 15x², ये क्या हो जाएगा, 15x² जमा 5 से करें तो 5 चौक 20x प्लस 5 गुने 1 5,
माइनस करेंगे, माइनस माइनस, इससे कट गया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 2। हमारा रिमाइंडर क्या बचा है x+2। बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, लेकिन एग्जाम में आ गया तो छोड़ के क्यों है। ये हमारा रिमाइंडर बचा है, ये हमारा रिमाइंडर बचा है x+2। बोला जाए शेष फल कितना बच रहा है ax+b। हमें इसको अपने रिमाइंडर से कंपेयर करना होगा x+2 से। तो आप देखेंगे कि b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट b का वैल्यू क्या है 2, x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। इसका तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बताने के निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। टुकड़ों में थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करिए। कैसे, देखिए 13/21 लिखा है, 19/27 लिखा है, 5/18 और 15/28 लिखा है। ये बताइए 13-21 के बीच का अंतर कितना है। बोलेंगे 8। 19-27 के बीच का अंतर कितना है 8। 5-18 के बीच का अंतर कितना है, बोलो ना 13। 15 और 28 के बीच का अंतर कितना है 13। अब थोड़ा सा इसको टुकड़ों में करो। देखो जहां अंतर सेम हो ना, तो जो अंश बड़ा, क्योंकि हमें सबसे बड़ा अनुपात पूछा जा रहा है, हमें बड़ा वाला देखना। जहां अंतर सेम हो, जिसका अंश बड़ा वो संख्या, वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो इस दोनों फ्रैक्शन में किसका अंश बड़ा है, अंतर दोनों का 8 है, तो यह 19/17, मतलब 19/17 जो है 17 ने 19/27, इस दोनों में हमारा फ्रैक्शन बड़ा होगा। इस दोनों में अंतर बराबर है, जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो इस दोनों में कौन बड़ा हो जाएगा, बोलेंगे 15/28 हो जाएगा। अब देखो अंतर को इक्वल मत करो, सिंपल क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कर दिए। हम देखेंगे 19 गुना 28, 19 गुना 28, ये क्या हो जाएगा 15 गुना 27 हो गया। देखिए आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट करिए जब एरर बहुत बड़ा हो। जैसे अगर हम बोले इसको हम 30 मान लें, 27 को अगर 30 मान लें, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 15×45। 15×45 अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते तो 450 में से 15 दूनी 15×45 घटा देते हैं, यही घटाते हैं, इतना ही एग्जैक्ट आंसर आता। और इसमें करें तो देखिए 28 गुने 19 करना थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको 30 बना लीजिए, तो ये क्या हो जाता 19 तिया, बोलो ना कितना होता है, नहीं बोलोगे, 19 तिया 57, ये हो जाता 570 माइनस 300 माइनस 19 दूना 38 माइनस 3। आप गौर से देख रहे हैं, इस दोनों को आप हटा दीजिए तो 570 जो है 450 से बड़ा संख्या है कि नहीं। आपको क्या एग्जैक्ट नंबर नहीं है, देखिए इसमें कितना कमी है, बोलेंगे आप बोलेंगे कि 7 ये ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कितना ज्यादा है ये देखिए ना, 50 7 120 ज्यादा है। मतलब ये जो संख्या है ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहें भी तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट में चले। हम ये 38 आपको करके बताएं, हम सीधे बोलते हैं कि 19 तिया 57 570, 15 तिया 45 450, ये वैल्यू बड़ा आ रहा है। ठीक है, हमारा कौन सा फ्रैक्शन इस सब फ्रैक्शन में बड़ा होगा 19/17। एक बार कोशिश करिएगा फिर से समझने का, बताइए 19 कलमों का क्रय मूल्य 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। दिया गया 19 का सीपी बराबर
16 का एसपी, यही दिया गया है। हम क्या करते हैं, एसपी बट्टा सीपी रेशियो ले लेते हैं, एसपी बट्टा सीपी। अगर हम सीपी को इधर ले जाएं तो ये क्या होगा, ऊपर में 19, 16 इधर आएगा, 16, 16 पे कितने का फायदा, 3 का फायदा, 3/16। फ्रैक्शन अगर आपको याद होगा कि आप 100% से निकाल लीजिए। आपको अगर ये पता हो कि 1/4 जो होता है वो 25% होता है, 1/16 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 1/16 हो जाएगा 6 सही 1/4%। मतलब अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा, हम क्या बोल रहे हैं, 3/16 है ना। ये बताइए, हम इसे लिख सकते हैं 3 गुना 1/16। परसेंटेज में बताना तो 1/16 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 6 सही 1/4, इसका मतलब 3 गुना 6 सही 1/4% आंसर होगा। ये क्या होगा, 36 18 3/4। आप यहीं पे समझाने की, यहीं पे आप मौखिक कर लेते, 1/16 6 सही 1/4% होगा, उसका 3 गुना 18 सही 3/4%। आप करेंगे, ये 25 या 75, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 25 से ये 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 25 चौका 100, 25 या 75, 75/4, ये क्या हो जाएगा, 18 सही 3/4%। लेकिन जब आप परसेंटेज पढ़े हैं, फ्रैक्शन आपको पता है, तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई 12 सेंटीमीटर और वाई जेड 18 सेंटीमीटर है। एक्स डब्ल्यू जो वाई एक्स जेड का एक कोणीय द्विभाजक है, वाई जेड से बिंदु डब्ल्यू पर इस प्रकार मिलता है कि वाई डब्ल्यू इतना का मान। बताइए त्रिभुज की तीसरी भुजा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक जो है, एक ये त्रिभुज है, क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है। और क्या देखे, एक्स डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू जो वाई एक्स जेड, ये कोण वाई एक्स जेड, कोण वाई एक्स जेड का क्या है, कोणीय द्विभाजक है, मतलब कि एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर जो है, ए का एंगल बाइसेक्टर जब करेंगे, इसको हम क्या कर रहे हैं, जेड पे मिला रहे हैं, जेड पे मिला दिए, किस पॉइंट पे मिल रहा है, डब्ल्यू पे मिल रहा है, मिल रहा है डब्ल्यू पे। इस प्रकार मिलता है कि वाई डब्ल्यू और डब्ल्यू जेड का अनुपात कितना है, 4:5। ये देखिए, एक बात आपको एंगल बाइसेक्टर में पता होगा कि जब किसी त्रिभुज में जिस एंगल को हम जो बाइसेक्ट करते हैं, तो वो सामने वाले भुजा को जिस रेशियो में बांटता है, उसी रेशियो में उसके जो दो साइड हैं जिससे वो कोण बना है, वो भी उसी रेशियो में होगा। मतलब ये भी 4:5 में होगा। फिर से बोल रहे हैं, या इसको ऐसे समझिए, अगर एंगल बाइसेक्ट हम कर रहे हैं तो एक्स वाई बट्टा एक्स जेड का जो रेशियो होगा वही होगा वाई डब्ल्यू बट्टा डब्ल्यू जेड का। ठीक है, तो हम वाई डब्ल्यू हमें पता है 4, तो वो एक्स वाई का वैल्यू और ये क्या हो जाएगा, एक्स जेड का वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमें क्या बताना है, तीसरी भुजा, हमें इसका लेंथ तो पता है कितना है, 18 है, और किसका, वाई जेड का लेंथ कितना है, वाई जेड का 18 है, एक्स वाई का लेंथ 12 है, 4 यूनिट का वैल्यू 12, ये क्या है, 4 यूनिट का वैल्यू 12, कितना गुना, 3 गुना, तो 5 का भी 3 गुना कितना होगा, 15। मतलब जो तीसरी भुजा है उसका लेंथ कितना आ जाएगा, एक्स जेड का लेंथ 15 सेंटीमीटर।
ये आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, लेकिन आप जब डायग्राम बनाए तो वहीं पे जो रेशियो ये होगा वही रेशियो ये रखिएगा। इसका वैल्यू दिया गया तो रेशियो है तो जितना गुना ये होगा उतना ही गुना ये भी होगा। आइए देखिए क्या दे दिया। यदि हम भिन्न के अंश को 50% और हर को 80% बढ़ाते हैं तो नया भिन्न मूल का कितना होगा बताओ। देखिए सिंपल, मान लेते हैं कि वो x है, x बट्टा y भिन्न है। हम अंश को कितना 50%, मतलब कि नया क्या हो जाएगा x बट्टा x का 50% बनना मतलब कि 150%, y का 80% बढ़ना, ये हो जाएगा 180% होगा। जीरो से जीरो काटेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज, ये क्या होगा 5 दिए 15 छतरी 18। नया भिन्न मूल भिन्न का कितना हो जाएगा 5/6। कौन सा ऑप्शन है 5/6 गुना। आइए करिए इस क्वेश्चन को। हमें क्या देगा, tan a बराबर 8/15 sin a प्लस cos a का वैल्यू बताना है। ये बताइए tan a बराबर क्या होता है, रेशियो में बताइए। tan a बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, जिसका वैल्यू 8/15 दिया है। sin a हमें क्या बताना है, sin a प्लस cos a। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, प्लस कॉस ए क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस बट्टा हाइपोटेनस। हमें हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू पता है 8 और 5 है, तो 8 5 13 कितना हो जाएगा 23। नीचा में h होगा और ये h तो इंटीजर होगा। ऊपर में देखो 23, किस ऑप्शन में 23 है, ऑप्शन डी में। हम h नहीं निकालेंगे, सीधे लगाने। दो ऑप्शन में अगर 23 23 होता आंसर में तब सॉल्व करते। वैसे आपको पता है ये एक ट्रिपलेट है किसका 8 15 17, जहां पे 17 हमेशा हाइपोटेनस होगा, 15 क्या है दिया हुआ b, और ये क्या दिया गया है 8 b दिया गया। आप h का वैल्यू 17 लिख के ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर, ये शुरू वाला भी बहुत आसान, अंत वाला भी बहुत ही आसान। बताइए क्या होगा आंसर। अब कितना स्टूडेंट इसमें डिजिटल सम लगाने लगेगा, कितना स्टूडेंट 1000 में से करेगा, नहीं जी। देखिए 987 में से एक घटाइए, अंत में लाल पेन से लिखा जाए। 987 में से एक घटाएंगे तो क्या होगा 983 हो जाएगा। अब देखिए इसके अंत में क्या है 6, 6 में हम क्या जोड़े कि 9 हो जाए, बोलेंगे 3, तो सबसे अंत में लिखिए 3। 8 में हम क्या जोड़े कि 9 हो जाए, तो आप बोलेंगे 1। 9 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए 0। जब हम इसको गुना करेंगे तो 98 60 13 आएगा। 98 60 13 ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आज का मॉक टेस्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग कितना क्वेश्चन किए, मजा आया क्वेश्चन में? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। नेक्स्ट कुछ अच्छे कंटेंट लेके आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को एक बार बता देंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा और अभी जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। चलिए नमस्कार, जय हिंद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है और शेयर करना है।